हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिन्हें यूज करके हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने बेसिक वीडियोस में पहले पाइथन फंडामेंटल वाला चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद डाटा हैंडलिंग की ऑलरेडी 3 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सारे डाटा टाइप्स जो हैं कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। म्यूटेबल का मतलब जिन डाटा टाइप्स में हम सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस कर सकते हैं, एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप जिसमें हम विद इन द सेम प्लेस चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेटर्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उसके साथ साथ एक बात जो मैं हर वीडियो में आपको रिपीट करती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेशन हम जिस भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या जिन भी चीजों की हेल्प से हम उन ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं, उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। The operations being carried out on data are represented by operators। कि जब भी हम डाटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ऑपरेटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। The symbols that trigger the operation, or we can say actions on data, are called operators। जो सिंबल्स डाटा के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। The operations are represented by operators and the object of the operation are referred to as operands। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। और जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है। जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए दो चीजें नेसेसरी होती हैं, एक ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड्स। Python rich set of operator comprises of these types of operator। Python में हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं और वो किस किस से बने होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। हमारे पास पाइथन में ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं और इस चैप्टर में हम इन 6 के 6 ऑपरेटर टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Out of these, we shall talk about membership operator later when we talk about string text। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब हम स्ट्रिंग वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी, वहां पे हम मेंबरशिप ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया है। इस चैप्टर में सारे ऑपरेटर्स डिस्कस किए गए हैं, बट मेंबरशिप ऑपरेटर को उन चैप्टर्स में भी कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि उस ऑपरेटर का ज्यादा यूज जो है वो स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी के केस में होता है। और जब हमने इन डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा तो हर जगह हमने सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ा था और हमने ये हर जगह रीड किया था कि बाकी का जो डिस्कशन है इन टॉपिक्स पे वो हम इनके सेपरेट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट है। इन पे बहुत अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, बहुत अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स होती हैं, तो वो हम इंडिविजुअल चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। Let us these operators in डिटेल। अब हम वन बाय वन इन ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज अवर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि 7 ऑपरेटर्स की हेल्प से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। टू डू अर्थमेटिक, पाइथन यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। पाइथन प्रोवाइड ऑपरेटर्स
फॉर बेसिक कैलकुलेशंस, और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं हमारे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंट। अब इसमें से ये वाले जो चार ऑपरेटर्स हैं, ये चार ऑपरेटर्स बहुत कॉमन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैथ्स में हर स्टूडेंट ने ये ऑपरेटर्स पढ़े होते हैं। प्लस माइनस और डिवीजन का तो सिंबल भी यही होता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस मार्क की जगह कौन सा सिंबल यूज होता है? एस्ट्रिक ऑपरेटर, एस्ट्रिक सिंबल जो है वो यूज होता है। इसके अलावा जो तीन अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हैं फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर एंड एक्सपोनेंट। इनका काम क्या होता है? अब जब डिवीजन हम करते हैं तो डिवीजन के केस में हमें क्या मिलता है रिजल्ट? डिवीजन के केस में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन में जो है आंसर फाइंड आउट करते हैं। हालांकि फ्रैक्शन में हम प्रिसीजन डिसाइड कर लेते हैं कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक, 7 डिजिट तक, जहां तक भी हमें आंसर चाहिए होता है, बट डिवीजन में हमें प्रॉपर आंसर मिलता है। डिवीजन में हम ये नहीं पता कर पाते कि कौन सा हमारा क्वेश्चंट है और कौन सा हमारा रिमाइंडर है। अगर हमें क्वेश्चंट और रिमाइंडर अलग से फाइंड आउट करने हैं तो उस केस में हम फ्लोर डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो इस केस में न्यूमरेटर को जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो जो एग्जैक्ट क्वेश्चंट हमें मिलेगा, रिमाइंडर बच जाएगा, बट जो एग्जैक्ट क्वेश्चंट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। हमें आंसर कभी भी डेसिमल नंबर में नहीं मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट आंसर नहीं मिलेगा, हमें एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। और जो रिमाइंडर बचता है, जब भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर वैल्यू होती है, अगर हमें वो फाइंड आउट करनी है तो हम रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये ऑपरेटर हमेशा हमें क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो ऑपरेटर हैं ये डिवीजन से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये आपको एग्जैक्ट आंसर देता है, यहाँ पे ये फ्लोर डिवीजन आपको सिर्फ क्वेश्चन देता है, और ये मॉड्यूलर ऑपरेटर जो है रिमाइंडर ऑपरेटर, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है वो पावर की तरह एक्ट करता है। सपोज आपको कैलकुलेट करना है 2 raised to the power 5, तो 2 raised to the power 5 को हम पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट ऑपरेटर हम वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। 2 डबल एस्ट्रिक साइन 5, यहाँ पे ये डबल एस्ट्रिक साइन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट। तो 2 डबल एस्ट्रिक 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 raised to the power 5। तो एक्सपोनेंट जो है वो पावर के लिए यूज किया जाता है। अब वन बाय वन हम इन सभी को देखेंगे। यहाँ पे एडिशन और ये प्लस और माइनस जो है वो दो तरीके से यूज होता है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, बट अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में प्लस जो है वो पॉजिटिव को डिनोट करता है और माइनस जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए होता है। तो प्लस और माइनस एज अ यूनरी ऑपरेटर भी एक्ट करते हैं और एज अ बाइनरी ऑपरेटर भी एक्ट करते हैं। आई होप कि आप सबको पता होगा यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, और बाइनरी ऑपरेटर्स जिन्हें एक्शन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ईच ऑफ दीज ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ये जितने भी ऑपरेटर हैं वो बाइनरी ऑपरेटर हैं। इट रिक्वायर 2 वैल्यूज और वी कैन से ऑपरेंड्स टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर। इन सभी ऑपरेटर्स को मिनिमम 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है फाइनल आंसर को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस भी हमने एज अ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंसीडर किए हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है दोनों ही बाइनरी ऑपरेटर होते हैं हमारे। Apart from these binary operators, Python provides 2 unary arithmetic operators that require 1 operand. इन बाइनरी ऑपरेटर्स के अलावा पाइथन जो है वो हमें 2 unary arithmetic operators भी प्रोवाइड करता है। Unary arithmetic operators means that require only 1 operand, or we can say that require only 1 value to perform an action, which are unary plus and unary minus। तो इन्हें भी हम प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, लेकिन इन्हें हम बोलते क्या है? यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। यूनरी प्लस जो है वो पॉजिटिव के लिए, यूनरी माइनस जो है वो नेगेशन के लिए।
नाउ फर्स्ट वन इज अवर यूनरी ऑपरेटर। सबसे पहले हमने यूनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है। इसमें भी पहले हमने यूनरी प्लस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द ऑपरेटर यूनरी प्लस प्रीसीड्स एंड एन ऑपरेंड। जो यूनरी प्लस है वो एक ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। द ऑपरेंड, द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर ऑपरेट्स। ऑपरेंड होता क्या है? वो वैल्यू जिसपे कि हमारा ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो वर्क कर रहा है जिस डाटा वैल्यू पे, उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। और यूनरी प्लस या यूनरी माइनस जो है वो हमेशा ऑपरेंड से पहले लिखे जाते हैं, यानी कि पहले हम सिंबल का यूज करते हैं, लाइक हमें अगर नेगेशन यूज करना है तो, और उसके बाद हम वेरिएबल लिखते हैं। सिमिलरली अगर आप यूनरी प्लस लिखना चाहते हैं तो पहले हम प्लस सिंबल लगाएंगे और उसके बाद जो है हम वेरिएबल लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। Of unary plus operator must have arithmetic type and result is the value of the argument. The operand of unary plus operator must have arithmetic type and the result is the value of the argument. यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी यूनरी प्लस ऑपरेटर होता है वो हमेशा अर्थमेटिक टाइप का होता है और उसका रिजल्ट जो है हमेशा उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा? जो हमारा ऑपरेंड है जिसपे कि हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो हमारा आर्ग्यूमेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो हमें रिजल्ट में मिलती है। सपोज इफ यू आर हैविंग a इज इक्वल टू 5, ठीक है, a की वैल्यू मान लीजिए 5 है और आप इस पे यूनरी प्लस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं प्लस a, तो प्लस एक जो है वो आपको क्या रिटर्न करेगा? 5 रिटर्न करेगा। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या था आपका? a आर्ग्यूमेंट था, a की वैल्यू जो थी वो क्या थी? 5 थी, तो a की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। सिमिलरली अगर a की वैल्यू 0 है तो प्लस ए आपको क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। और अगर a की वैल्यू -4 है उस केस में प्लस ए आपको क्या रिटर्न करेगा? -4। तो बेसिकली यूनरी प्लस जो होता है वो आपके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज परफॉर्म नहीं करता। जो हमारे आर्ग्यूमेंट की, ऑब्जेक्ट की, ऑपरेंड की वैल्यू होती है, ये एज इट इज वही वैल्यू जो है हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। बट यूनरी माइनस जो है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा यूनरी माइनस। और द ऑपरेटर यूनरी माइनस प्रीसीड्स एन ऑपरेंड। जैसे यूनरी प्लस जो है वो ऑपरेंड से पहले आता था, वैसे ही यूनरी माइनस जो है वो भी ऑपरेंड से पहले आता है। द ऑपरेंड ऑफ यूनरी माइनस ऑपरेटर मस्ट हैव अर्थमेटिक टाइप। ये चीज भी, ये वाली लाइन भी आपकी दोनों में सेम है कि जो ऑपरेंड होता है वो यूनरी प्लस का हो या माइनस का हो, वो जो है अर्थमेटिक टाइप का होना चाहिए। बट द डिफरेंस इज हियर, द रिजल्ट इज द नेगेशन ऑफ इट्स ऑपरेंड वैल्यू। यूनरी प्लस के केस में आपको जो ऑपरेंड वैल्यू थी वो एज इट इज मिलती थी रिजल्ट में, बट यूनरी माइनस के केस में हमें ऑपरेंड की वैल्यू का नेगेशन होके जो है वो रिजल्ट में मिलता है। यानी कि जो हमारे ऑपरेंड की वैल्यू है, पहले वो वैल्यू जो है कन्वर्ट होगी नेगेटिव साइन के साथ, उसके बाद हमें आंसर रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास a की वैल्यू है 5 और हमने इस पे यूनरी माइनस ऑपरेटर अप्लाई किया -a, तो -a का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? -5। a की वैल्यू 5 थी बट माइनस के साइन की वजह से वो वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली अगर a की वैल्यू 0 है तो -a जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा? इस केस में -a जो है वो हमें 0 रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये -0 क्यों रिटर्न नहीं करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन से मैथ्स में पढ़ते आए हैं कि -0 जो है वो कोई नंबर नहीं होता, हमेशा 0 जो है वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे उसे प्लस सिंबल के साथ लिखा जाए या फिर माइनस। नाउ इफ आवर वैल्यू इज -4, here a is equal to -4, तो उस केस में जब हम -a अप्लाई करेंगे तो -a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू ऑलरेडी -4 थी, तो जब आप -4 को नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? +4 बन जाएगा। तो यूनरी माइनस जो है वो हमेशा अपने ऑपरेंड्स की वैल्यू का साइन जो है वो चेंज कर देता है, उनके अपने ऑपरेंड की वैल्यूज को नेगेट कर देता है
और यूनरी प्लस जो है वो एज इट इज वैल्यूज को रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स पे। बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें एक्शन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम उन्हें बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। द ऑपरेंड्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेटर, जो बाइनरी ऑपरेटर के ऑपरेंड्स होते हैं, आर डिस्टिंग्विश्ड एज लेफ्ट और राइट ऑपरेंड। जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर के ऑपरेंड्स होते हैं उन्हें हम लेफ्ट और राइट ऑपरेंड में डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इससे यहाँ पे एक चीज और क्या क्लियर होती है कि जो भी बाइनरी ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा अपने दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आते हैं। यहाँ आपने यूनरी प्लस माइनस में पढ़ा था दैट दे प्रीसीड्स द ऑपरेंड, यानी कि वो ऑपरेंड से पहले आते थे, बट बाइनरी ऑपरेटर के केस में जो ऑपरेटर होता है वो लेफ्ट और राइट ऑपरेटर को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है, यानी कि बाइनरी ऑपरेटर जो है वो हमेशा दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आता है। टुगेदर द ऑपरेटर एंड इट्स ऑपरेंड्स constitute an expression, और बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो हमेशा अपने ऑपरेंड्स के साथ मिलकर एक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज अवर एडिशन ऑपरेटर। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम एडिशन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और कि मैं आपको हर चीज का प्रैक्टिकल साथ साथ करके दिखाती हूँ, तो आज की क्लास में भी हम वही फॉलो करेंगे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे हम उसका प्रैक्टिकल साथ साथ करेंगे। अभी हमने यूनरी ऑपरेटर्स पढ़े, अब इसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेटर स्टार्ट किए हैं, तो पहले हम एक बाइनरी ऑपरेटर पढ़ लेते हैं क्योंकि इजी है ये, और फिर हम इन सबका प्रैक्टिकल एक साथ करेंगे और उसके बाद दोबारा से थ्योरी पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, द अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर प्लस adds values of its operands and the result is the sum of the values of its two operand। एडिशन ऑपरेटर जो है वो हम थर्ड फोर्थ क्लास से इवन सेकेंड क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है एडिशन ऑपरेटर जो है वो अपने ऑपरेंड्स की वैल्यू को ऐड करके हमें सम रिटर्न करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, 4 + 20 अगर आप करेंगे तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा, 24। अगर आपने a + 5 किया तो जो भी a की वैल्यू होगी उसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो सपोज एग्जाम्पल में हमारी a की वैल्यू जो है वो 2 है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अगर हमारे पास a + b है तो a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। मान लीजिए a की वैल्यू अगर 4 है और b की वैल्यू 6 है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 4 + 6 is 10। ठीक है, फॉर एडिशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड मे बी ऑफ नंबर टाइप। एडिशन ऑपरेटर के केस में जो ऑपरेंड्स होते हैं वो न्यूमेरिक टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब हम न्यूमेरिक टाइप पे प्लस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो एज ए एडिशन ऑपरेटर एक्ट करता है, बट जब हम यही प्लस सिंबल लिस्ट या फिर स्ट्रिंग्स के केस में अप्लाई करते हैं तो वो एडिशन ऑपरेटर की तरह एक्ट ना करके कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है। लेकिन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो हमेशा सिर्फ न्यूमेरिक टाइप पर ही होते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्कैटिनेशन वाला पार्ट है वो हम फर्दर चैप्टर्स में ही डिस्कस करेंगे जहां उसका यूज होगा। ये देखिए यहाँ आपको बुक में मेंशन भी किया गया है, पाइथन आल्सो ऑफर प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। दिस फंक्शनैलिटी फॉर स्ट्रिंग विल बी कवर्ड इन चैप्टर 7 एंड फॉर लिस्ट इट विल बी कवर्ड इन चैप्टर 8। ठीक है, तो इन्हें हम उन्हीं चैप्टर्स में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम प्लस को एज ए एडिशनल ऑपरेटर ही वर्क करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे आने से पहले मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। आज की क्लास में मैंने ट्राई किया है कि प्रैक्टिकल का जो फॉन्ट है वो हम लार्ज रखें,
बिकॉज मैंने कुछ रिव्यूज जो हैं वो पढ़े थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया था कि फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है प्रैक्टिकल पार्ट में, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो टुडे आई हैव ट्राइड विद द लार्ज फॉन्ट साइज, तो आई होप कि ये जो है वो विजिबल हो। बट अगर अभी भी कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे साइज और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है या फिर ये और परफेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। पहले हम यूनरी ऑपरेटर से ट्राई कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया है x मान लीजिए, क्योंकि a हमारी बुक में था तो हम नया वेरिएबल ले लेते हैं। हमने x ले लिया, x में हमने एक वैल्यू स्टोर की 5। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट में हम यूनरी ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम प्लस a जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं और इसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे कि आउटपुट जो है हमारा क्या आएगा। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे a नहीं आएगा, हमारे वेरिएबल का नाम x है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, x लेंगे। ठीक है, पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर बिना सेव किए रन करेंगे तो भी वो हमें सेव करने के लिए ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से रन कर देते हैं, तो ये देखिए हमें यहाँ से आउटपुट क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं, उस केस में जब हम रन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अगर हम यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया -9, इस केस में जब हम इसे रन करेंगे तो हमें रिजल्ट में -9 मिलेगा। तो जो भी हमारे ऑपरेंड की वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें रिजल्ट में डिस्प्ले होगी। यूनरी प्लस जो है वो अपने ऑपरेंड्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करेगा। यहीं पे अगर हम माइनस साइन यूज करें, यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज करें, ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे -9 है, तो जब हम -x प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ 9, तो वो -9 को किस में कन्वर्ट कर देगा, +9 में, क्योंकि यूनरी माइनस जो है वो हमेशा अपने ऑपरेंड की वैल्यू को नेगेट कर देता है। अब पहले से वैल्यू नेगेटिव थी तो उसे दोबारा से नेगेट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो इसे रन करते हैं और ये देखिए ये आंसर हमें यहाँ से क्या मिला, +9। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, उसके बाद हम -x प्रिंट करवाते हैं, तो उस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0, क्योंकि -0 कोई वैलिड नंबर नहीं होता है। 0 हमेशा एक सिंगल ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, हमेशा 0 ही रहता है। अगर हम यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 3, तो अब जब हम यूनरी माइनस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, यानी कि -x लिखेंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -3। इस तरीके से ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, -3 जो है वो हमें शो होगा। अब ये तो हो गए हमारे यूनरी ऑपरेटर्स। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, तो हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं। x हमारे पास ऑलरेडी है, एक वेरिएबल हमने ले लिया y। ठीक है, अब इसके बाद हम बाइनरी ऑपरेटर जो है वो चेक करेंगे। अब बाइनरी ऑपरेटर, अभी तक हमने सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेटर पढ़ा, वो कौन सा, प्लस ऑपरेटर पढ़ा है, तो हम प्लस ऑपरेटर को ही चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे x + y प्रिंट करवाते हैं तो उस केस में क्या होगा, x और y की वैल्यू का सम होके डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से क्या डिस्प्ले हो गया, 8 डिस्प्ले हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे x प्लस कोई नंबर भी दे सकते हैं, मान लीजिए हमने 9 दे दिया, तो x + 9 क्या होगा, x की वैल्यू 3 थी, तो 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12। तो ये देखिए हमें रिजल्ट यहाँ से क्या मिला, 12 मिला। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 + b। ठीक है, इस तरीके से। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमें नेम b इज नॉट आइडेंटिफाई, हमारे पास b कोई वेरिएबल नहीं था, हमें यहाँ y लेना था। ठीक है, तो जब हम 10 + y करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये देखिए 15, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी, 5 थी। इसी तरीके से आप चाहे तो 10 + y + x भी ले सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, x, y और 10 तीनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगे और हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से। ये तो वो केस हो गया जब हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अलग से वेरिएबल में भी रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया z
और उसमें मैंने x प्लस वाई स्टोर करवा लिया और उसके बाद हम z को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये भी जो है ये भी हमारा परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट है। इसे भी जब हम रन करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, x प्लस वाई, क्योंकि हमने z में क्या स्टोर करवाया है, x और y का सम। तो x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 3 ये 8 हो जाएगा। z में 8 स्टोर हुआ और प्रिंट z जब हमने किया तो 8 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। सेकंड जो है वो हमारा सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के केस में देखिए, द माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट्स द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट। ये ऑपरेंड्स जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे हमारे मैथ्स में वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस के केस में हम हमेशा क्या करते हैं कि जो हमारा सेकंड वाली डाटा वैल्यू होती है, सेकंड ऑपरेंड होता है, उसे हम हमेशा फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर हमने 14 माइनस 3 लिखा तो इस केस में क्या होगा, 3 जो है वो 14 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 11 मिला। सिमिलरली मान लीजिए a और b दो वेरिएबल्स हैं, a माइनस b हमने किया तो b की वैल्यू जो है वो a में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 5 है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 7 माइनस 5, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली अगर हमने लिया x माइनस 3 एंड नाउ सपोज x की वैल्यू जो है वो -1 है, तो जब x की वैल्यू -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस 3, और -1 और -3 के केस में क्या होगा, दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए क्योंकि ये हमारे मैथ्स के ऑपरेटर्स हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को मैथ स्ट्रॉन्ग है उन्हें तो ये ऑपरेटर्स जो है वो देखते ही समझ आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें पाइथन का कोई रोल नहीं है। ये ऑपरेटर्स बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैथ्स में करते हैं, और ये हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम एस्टेरिस्क सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस ऑपरेटर मल्टीप्लाइज द वैल्यूज ऑफ इट्स ऑपरेंड। जो भी ऑपरेंड होते हैं ये उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता है। सपोज हमने लिया 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 12। सिमिलरली मान लीजिए b मल्टीप्लाई 4 लिया तो जो b की वैल्यू होगी वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर b की वैल्यू 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हमें क्या मिलेगा, 24। p मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे p की जो वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज p की वैल्यू -5 है, तो जब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -10। 5 2 10, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, -10। a मल्टीप्लाई बाय c, तो a और c की जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a की वैल्यू अगर 3 और c की वैल्यू 5 है तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ठीक है, द ऑपरेंड्स में बी ऑफ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टाइप। जो ऑपरेंड होते हैं वो या तो इंटीजर हो सकते हैं या फिर फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में जो ऑपरेंड्स होते हैं वो नंबर टाइप के होते हैं। नंबर टाइप यानी कि कोई भी न्यूमेरिक टाइप, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो या कॉम्प्लेक्स हो। बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में स्पेसिफिकली मेंशन है दैट इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट ही हो सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप जो नंबर्स होते हैं वो उनमें हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। Python also offers as asterisk as a replication operator when used with string, and this functionality will be covered in chapter 7. तो जैसे कि प्लस ऑपरेटर एज अ कॉन्केटिनेशन एक्ट करता है, वैसे ही एस्टेरिस्क भी एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर वर्क करता है, बट एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर इसे हम चैप्टर 7 टेक्स्ट हैंडलिंग में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इसे सिर्फ एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ही डिस्कस करेंगे। Now our fourth operator is division operator. Division operator जो है वो आपको डिवाइड करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। वो फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड करेगा। The division operator in Python divides its first operand by the second operand and always return the result as a float value. जो डिवीजन ऑपरेटर है वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करता है।
जब हम सिंपली स्टेटमेंट लिखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो एज ए न्यूमरेटर एक्ट करता है और जो सेकंड ऑपरेंड होता है वो एज अ डिनोमिनेटर एक्ट करता है। तो हम फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट होता है वो हमेशा हमें फ्लोट वैल्यू मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हम रिमाइंडर या क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कंप्लीट डिवीजन करने की और जितने डेसिमल प्रिसीजन तक हम आंसर निकाल सकें उतने आंसर फाइंड आउट करने की। सपोज वी आर हैविंग 4/2, यहाँ पे हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 2 2 4, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2.0। इफ वी आर डिवाइडिंग 100/10, तो जब आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 10, तो हियर आंसर इज 10.0। रिजल्ट विल ऑलवेज बी इन फ्लोटिंग टाइप, रिजल्ट जो है वो कभी इंटीजर टाइप नहीं मिलेगा आपको। डिवीजन ऑपरेटर के केस में वो हमेशा ही फ्लोटिंग पॉइंट होगा। नाउ हियर we are dividing 7 by 2.5. First operand is 7 and second operator is 2.5. तो जब हम 7 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2.8। जब हम 100 को 32 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इस केस में भी हमारी कंप्लीट डिवीजन परफॉर्म नहीं होगी। अब जब कंप्लीट डिवीजन परफॉर्म नहीं होगी तो रिमाइंडर बचेगा, बट रिमाइंडर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे हम इस केस में रिमाइंडर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये कैसे सॉल्व हो जाएगा कि हम डेसिमल पॉइंट्स में उसे सॉल्व करेंगे और आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा 3.125। यहाँ जो भी वर्किंग होती है इंटरनली होती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एंड रिजल्ट मिलता है जो कि काफी हद तक प्रिसाइज होता है और इसमें जो है रिमाइंडर का कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड करके हमें आंसर देता है। जब हम 13.5 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 9, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम एक बार हम पहले इन तीनों का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने 3 ऑपरेटर्स कर लिया, उसके बाद हम बाकी 3 पे आएंगे। वो 3 थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले हम वैल्यूज जो है वो चेंज कर लेते हैं। सपोज हमने ए वेरिएबल लिया 10, उसके बाद बी हम ले लेते हैं 6। अब इसके बाद हम सबसे पहले माइनस ऑपरेटर अप्लाई करके देखेंगे। मान लीजिए हम z में स्टोर करवा रहे हैं a माइनस बी, तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी के केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 10 माइनस 6 है 4। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या मिला 4। अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी के प्लेस पे a माइनस 7 कर देती हूँ, ठीक है, तो जब हम a माइनस 7 करेंगे तो a की वैल्यू से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 7, तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं b माइनस 3 कर देती हूँ, इस केस में b की वैल्यू से 3 माइनस होगा, इट मीन 6 माइनस 3, तो इस केस में भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 3। यहाँ पे हम वेरिएबल्स ना लेके डायरेक्टली अगर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, मान लीजिए 45 माइनस 23 मैंने लिया, तो अब 45 माइनस 23 क्या हो जाएगा हमारे पास 22, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 22 मिलेगा। ये देखिए रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से हम चाहे तो डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यूज पे ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे। सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई बाय b करते हैं, ठीक है। अब इस केस में a और b की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 10 6 हमें क्या मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक है। अगर हम a को 2 से डिवाइड करते हैं तो a की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 20। सिमिलरली अगर हम b को 3 से डिवाइड करते हैं तो b की वैल्यू 6 थी, तो जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 18 मिलेगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के केस में देखिए, अगर मैं यहाँ a डिवाइड बाय b करती हूँ, तो a डिवाइड बाय b जब करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 6, क्या 10 जो है वो 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये देखिए 1.66667। तो ये हमें कितने डिजिट्स तक प्रिसीजन प्रोवाइड कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे
तो डिवीजन ऑपरेटर जो है वो अपनी तरफ से पूरा प्रिसाइज रिजल्ट जो है वो हमें रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेती 60। अब 60 जो है वो तो 6 से पूरी तरह डिवाइड होता है, तो इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिल जाता, सिंपली 10.0 मिल जाता। अगर मैं यहाँ 60 के प्लेस पे 59 ले लेती, अब हमें रिजल्ट क्या मिलता, अब फिर से हमें रिजल्ट जो है वो देखिए प्रिसीजन पॉइंट्स में मिलता, क्योंकि 59 जो है वो 6 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो जब भी हम डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारा जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो सेकंड से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो हमें कंप्लीट आंसर मिलता है, अदरवाइज प्रिसाइज्ड आंसर मिलता है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। नेक्स्ट है हमारा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या कहता है? Python also offers another division operator, that is floor division, which performs the floor division। और ये ऑपरेटर जो है वो floor division परफॉर्म करता है। अब floor division होती क्या है? The floor division is the division in which only the whole part of the result is given in the output and the fractional part is truncated। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हैं, तो फ्लोर डिवीजन के केस में हमें आंसर जो है वो कैसे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर मिलता है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। अब अगर आपने डिवीजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हो, मैथ्स में जो हम पढ़ते आते हैं, डेसिमल कब लगता है हमारे क्वेश्चन में, जब हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है और वो रिमाइंडर जो है हमारे सेकेंड ऑपरेंड से पूरी तरह से, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम रिमाइंडर में क्या करते हैं, जीरो ऐड करते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन में डेसिमल पार्ट यूज करते हैं। तो वही चीज ये करता है कि ये रिमाइंडर को छोड़ देता है, रिमाइंडर को कंसीडर नहीं करता, और सिर्फ जो हमारे रिजल्ट का होल पार्ट होता है, क्वेश्चन का जो होल पार्ट है, उसे हमें रिटर्न करता है। To understand this, consider the third example of division given in the division operator। division operator में हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल था, a is 15.9 and b is 3। तो इस केस में जब हम a डिवाइड बाय b करेंगे, तो इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 5.3। 5.3 जो है वो क्या होता है, 5.3 यहाँ पे ये कंप्लीट डिवीजन हो रही है, क्योंकि नंबर हमारा 15.9 था, तो जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो हमें 5.3 जो है वो मिल गया। नाउ इफ यू चेंज द डिवीजन ऑपरेटर विद द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, बट अब अगर हम इसे उस एक्सप्रेशन में फ्लोर डिवीजन से चेंज कर देते हैं, इफ a is 15.9 and b is equal to 3, then a floor division b will evaluate to 5.0। तो ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो था हमारा वो ट्रंकेट हो जाता है, और रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 5.0 मिलता है। इसी तरीके से ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, दैट 100 डिवाइड फ्लोर डिवीजन 32 जब हमने किया, तो ये देखिए हमें रिजल्ट में क्या मिला, 3.0। ऑल्दो 32 से जब हम 100 को डिवाइड करते हैं, तो हमें रिजल्ट कंप्लीटली 3 नहीं मिलता, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, बट क्योंकि हमने फ्लोर डिवीजन अप्लाई किया है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। सिमिलरली 7 फ्लोर डिवीजन 3 जब करेंगे, तो अब हमें रिजल्ट क्या मिला, 2। 6.5 फ्लोर डिवीजन 2 किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 3। यानी कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है वो हर प्लेस पे ट्रंकेट हो गया है। अब एक बार हम पहले इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाएंगे, क्योंकि फ्लोर डिवीजन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार। अब यहाँ पे हमने एक सी एक वेरिएबल लिया, उसमें हम फ्लोर डिवीजन रिजल्ट स्टोर करवाएंगे, ए फ्लोर डिवीजन बी। अब अगर हम सी को प्रिंट करवाते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इसे हम रन करते हैं, और ये देखिए रिजल्ट हमें यहाँ से क्या मिला, 9 मिला। ऑल्दो 6 9s are 59 नहीं होता है, बट फिर भी हमें रिजल्ट यहाँ पे क्या मिला, 9 मिला। सिमिलरली मान लीजिए मैं यहाँ वैल्यू ले लेती 44, और यहाँ मैं वैल्यू ले लेती 10। इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4, क्योंकि बाद में 4 जो है वो रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे ये रिजल्ट क्या हो गया, 4। अब अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 44.5,
ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू भी मैं ले लेती हूँ 5। इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हम इसे रन करते हैं और ये देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला, 8.0। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, जब आप इस a की फिलहाल के लिए इस रिजल्ट को छोड़ दीजिए, a की वैल्यू को b से डिवाइड करके देखिए, 44.5 है, 5 8s are 40, your remainder will be 4, after decimal 5 is there, then 5 9s are 45, तो बेसिकली आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4.9। इस केस में हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यहाँ पे आंसर ही हमारा 4.9 आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमने फ्लोर डिवीजन अप्लाई किया है तो डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है वो हम कभी भी डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट था इसलिए रिजल्ट जो है वो हमें किस में मिला, फ्लोटिंग पॉइंट में मिला, बट डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखिए 0 आया, ना कि एग्जैक्ट नंबर। यहाँ पे 8.9 आना चाहिए था आंसर, बट हमें आंसर क्या मिला, 8.0, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट ट्रंकेट हो गया। रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए था, क्योंकि ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट है तो इसलिए आंसर 8.0 हुआ। मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इवन एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में भी, कि अगर हमारा ऑपरेंड फ्लोटिंग टाइप का है तो हमें रिजल्ट भी हमेशा फ्लोटिंग टाइप में ही मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे ऑपरेटर्स इंटीजर टाइप के हैं तो हमारा रिजल्ट इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑपरेंड फ्लोट में है तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट में होगा, रिजल्ट कभी भी इंटीजर में नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज अवर मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होता है। The modulus operator find the modulus that is remainder pronounced as modulo। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है ऑफ इट्स फर्स्ट ऑपरेंड रिलेटिव टू द सेकंड। जब हम सेकंड ऑपरेंड से फर्स्ट ऑपरेंड को डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिमाइंडर रहता है अगर वो हमें चेक करना है तो उसके लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। It produces the remainder of dividing the first operand by the second operand। कि जब भी फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेटर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर प्रोड्यूस होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए 19 मॉड्यूलो 6, तो जब हम 19 मॉड्यूलो 6 करेंगे हमें पता है 6 3 18, 18 के बाद 1 जो है वो रिमाइंडर बचता है, तो 19 मॉड्यूलो 6 का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। Since 6 goes into 19 3 times with a remainder 1, that is why we got the result as 1। Similarly, अगर हम 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1.2। 6 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1.0 मिलेगा। तो इस तरीके से जब भी हम डिवीजन के जो प्रोड्यूस रिमाइंडर होता है उसे फाइंड आउट हमें करना होता है तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। पहले हम एक बार इसे प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 44 है और मैं यहाँ a मॉड्यूलो b अप्लाई करती हूँ। अब a मॉड्यूलो b 44 मॉड्यूलो 5, 5 8 40, रिमाइंडर कितना होता है 4, तो इसे जब हम रन करेंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4। ये देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से 4। सिमिलरली मान लीजिए मैं यहाँ 46 कर देती, 5 9 45 होता है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो यहाँ से हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1। अगर मैं यहाँ 46.6 कर देती, अब इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1.600, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज अवर एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है वो पावर की तरह एक्ट करता है, मैंने आपको बताया ही था। द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर डबल एस्ट्रिक परफॉर्म एक्सपोनेंशिएशन calculation or we can say power calculation। It returns the result of a number raised to a power। ये हमें क्या रिटर्न करता है कि एक नंबर की जो भी पावर होगी, जो भी एक्सपोनेंट होगा वो हमें रिटर्न करेगा। अब हम इसे इसके एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं।
सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिखा 4 डबल एस्ट्रिक 3, 4 एक्सपोनेंट 3, तो इसका मतलब क्या होगा 4 रेज टू द पावर 3 और इसका रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 64। इट मींस 4 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, इस तरीके से। अगेन अगर हमने a एस्ट्रिक b लिखा तो a रेज टू द पावर b हो जाएगा। अब अगर सपोज a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 4 है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा a रेज टू द पावर b क्या रिप्रेजेंट करेगा 7 रेज टू द पावर 4। इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 4 टाइम्स और हमें रिजल्ट क्या मिला ये देखिए 2401। इस तरीके से जो है हम एक्सपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसे भी एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। Suppose we are having A as 6 and B as 5, ठीक है। अब अगर हम यहाँ A डबल एस्ट्रिक B लिखते हैं, A डबल एस्ट्रिक B मीन्स A रेज टू द पावर B। अब A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 5 है, तो 6 रेज टू द पावर 5, ठीक है। तो 6 रेज टू द पावर 5 का आंसर अगर हमें चाहिए तो हम इसे रन करते हैं और हमें आंसर क्या मिला 7776। अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या था वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 5 टाइम्स। तो हम यहाँ 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने 6 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसे रन करें तो ये देखिए रिजल्ट जो है हमें अब भी वही सेम मिला जो कि प्रीवियस केस में था, यानी कि एस्ट्रिक ऑपरेटर जो है वो पावर की तरह एक्ट करता है, एक्सपोनेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हमें रेज टू द पावर वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब ये हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ कोड्स दिए हुए हैं। What will be the output produced by the following code? अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक कोड सेगमेंट दिया है और हमसे पूछा है कि हमें इस कोड का आउटपुट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर अपना आंसर जो है मैच कीजिए। यहाँ आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं A, B, C and D और उन 4 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको दी गई है। A की वैल्यू है 9.2, B की वैल्यू है 2.0, C की वैल्यू है 4 एंड D की वैल्यू है 21, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है प्रिंट A डिवाइड बाय 4। A डिवाइड बाय 4, A की वैल्यू क्या थी आपकी 9.2। तो जब आप 9.2 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा। अब ऑब्वियसली 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने A फ्लोर डिवीजन 4 किया तो उस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, उस केस में आपको रिजल्ट मिलेगा 2.0। अगर आपने B डबल एस्ट्रिक C किया तो B क्या है हमारा 2.0 और C क्या है 4, तो इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए D फ्लोर डिवीजन B, D की वैल्यू है 21, B की वैल्यू है 2.0, तो इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इस केस में हमें रिजल्ट मिलेगा 10.0 बिकॉज 2 10s are 20 और 1 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेंड है वो डेसिमल में है तो इसलिए रिजल्ट भी हमें डेसिमल में मिलेगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा 10.0। जब हमने A मॉड्यूलो 6 किया, A की वैल्यू थी 9.2 और C की वैल्यू थी 4, तो 9.2 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा 1.2, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा 1.2। आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए A डिवाइड बाय 4 हमें 2.4 मिला एंड A फ्लोर डिवीजन 4 से हमें 2.0 मिला। B एक्सपोनेंट C से 16.0, D फ्लोर डिवीजन B से 10 और वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में 10.0 एंड A मॉड्यूलो C से हमें रिजल्ट क्या मिला 1.2। तो इस तरीके से हमें पेपर में भी कई बार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, तो हमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए।
स्पेशली जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट को डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलर ऑपरेटर में कंफ्यूज करते हैं, तो इन तीनों ऑपरेटर्स को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। Now our next question is print the area of a circle of radius 3.75 centimeter। अब यहाँ हमें एक सर्कल की रेडियस दी गई है और उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। आपको पता है कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आपको पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो पाई की वैल्यू हमें पता होती है 3.14। यहाँ देखिए रेडियस हमें गिवन थी, रेडियस हमारी क्या थी 3.75, ठीक है। अब इसके बाद एरिया जो है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एरिया जो है आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला, पाई की वैल्यू हमने लिखी, यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख रखी है, आप चाहे तो सिर्फ 3.14 लिख के भी छोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और चाहे तो क्योंकि हमें पाई आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर इट मींस रेडियस की पावर 2, तो रेडियस की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियस एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा और फिर उसे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपको एक बार ये करके दिखा देती हूँ कि मैं दो तरीके से इस स्टेटमेंट को कैसे बोल रही हूँ। सपोज हमारे पास रेडियस है, रेडियस की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 3.75। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो या तो हम सिंपली लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस अगेन मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। और या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस एक्सपोनेंट 2, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है। हम दोनों का रिजल्ट प्रिंट करवा के देख सकते हैं। प्रिंट एरिया एंड प्रिंट एरिया 1, ठीक है। हम इसे रन करवाते हैं। ये देखिए दोनों आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इसे हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ये टोटली हमारी चॉइस होती है। इसके साथ साथ हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ये देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की आपको समरी भी दी गई है। हमारे पास 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। फर्स्ट वन इज एडिशन, एडिशन का आपको ये एग्जांपल भी दिया गया है, इट एड्स 2 ऑपरेंड्स। सेकंड वन वाज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, इट सब्ट्रैक्ट्स द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड और वी कैन से द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड और वी कैन से द लेफ्ट ऑपरेंड। Asterisk is the multiplication operator. It multiplies the value of its 2 ऑपरेंड, कि जो भी उसके दो ऑपरेटर्स होते हैं, ये उन ऑपरेंड्स होते हैं, ये उन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता है। फोर्थ वन इज अवर डिवीजन ऑपरेटर। It divide the value of the left operand with the value of the right operand and return the result as a float value। डिवीजन ऑपरेटर जो है वो अपने लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड करता है और क्या रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू एज अ रिजल्ट रिटर्न करता है। फिफ्थ वन इज मॉड्यूलस ऑपरेटर or we can say remainder operator. It divides the 2 operands and gives the remainder as a result। ये लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करता है और जो रिजल्ट बचता है वो हमें जो रिमाइंडर बचता है वो हमें एज अ रिजल्ट रिटर्न करता है। सिक्स्थ वन इज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, इट डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड, ट्रंकेट द फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द रिजल्ट। पहले ये फर्स्ट ऑपरेंड को सेकंड से डिवाइड करेगा और जो क्वेश्चन होता है उसके फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट करके हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। लास्ट वन इज अवर एक्सपोनेंट ऑपरेटर और वी कैन से पावर ऑपरेटर। इट रिटर्न्स बेस रेज टू पावर एक्सपोनेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑपरेंड और वी कैन से जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है, लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर सेकंड ऑपरेंड और उसका रिजल्ट जो है ये हमें रिटर्न करता है।
यही सारी चीजें जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है नेगेटिव नंबर अरिथमेटिक इन पाइथन, कि जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में नेगेटिव नंबर्स से डील कर रहे हैं तो वो कैसे जो है रिजल्ट रिटर्न करते हैं। Arithmetic operations are straightforward even with the negative numbers, especially with non-division operators. जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स के साथ भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने आज तक मैथ्स में इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा है ये वैसे ही एक्ट करते हैं, फिर चाहे हमारे नंबर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अगर आपको ये पार्ट एक बार गो थ्रू करना है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस पार्ट को रीड आउट कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारा पार्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन आज के लिए आई थिंक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया है, तो फिलहाल आप एक बार इस ऑपरेटर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी डाउट्स आपको उसमें आते हैं वो कमेंट करके पूछिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक से क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए या फिर यहाँ वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं वो आपको हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। एग्जाम टाइम में आप उन नोट्स की हेल्प से बहुत इजीली जो है रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए जब भी आप वीडियो देखें साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, फिर वीडियो फिनिश होने के बाद उन नोट्स से एक बार रिवाइज करें। जो भी चीज आपको नहीं समझ आ रही वो कमेंट करके पूछें और इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। क्योंकि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं और ये हमारे लिए पूरी लैंग्वेज में यूज होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।